मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राहु और केतु की। लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो मित्रों, जब मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो जो उस समय अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति होती है उस हिसाब से उसकी कुंडली बनती है। तो कुंडली यह दर्शाती है कि पूर्व जन्मों के लेखा जोखा के अनुसार भगवान ने उसे कैसा जीवन दिया है, लेकिन इस जीवन में भी उसे कर्म करने हैं। जब वह बड़ा होता है और अपने कर्म करने शुरू करता है, वह अच्छे कर्म करता है, बुरे भी कर्म कर सकता है, उस हिसाब से वो अपने ग्रहों और नक्षत्रों को फर्दर कमज़ोर या मजबूत कर लेता है। यह फैक्ट है। और यह बात मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब भगवान अर्जुन को गीता के उपदेश दे रहे होते हैं तब वो अर्जुन को यह बताते हैं कि तुम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करो और विषयों से इनको दूर रखो, कामनाओं से दूर रखो। तो इससे हम क्या समझते हैं? ऐसे बहुत सारी बातें भगवान ने अर्जुन से गीता में कही हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे ये सीख सकते हैं कि अगर कर्म जो है, कर्म करना हमारे अपने हाथ में है। चाहे कुंडली में कुछ भी ग्रह नक्षत्र कितने भी प्रबल हों, कहीं भी बैठे हुए हों, लेकिन वो हमारे कर्मों में विधि के बनाए गए विधान के अनुसार हमारे कर्म करने में वो भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमारे कर्म तो हमारे अपने ही हैं। अब ये हमारी अपने बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि, और हमारी विल पावर के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कितना सही कर्मों की तरफ उन्मुख कर पाते हैं। तो मित्रों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है। तो अब मित्रों, अपनी मूल चर्चा पे हम लौटते हैं और बात करते हैं राहु और केतु की। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि राहु और केतु कोई ऐसे भौतिक ग्रह नहीं है, बृहस्पति शनि के तरह से कोई भौतिक ग्रह नहीं है। यह एक छाया ग्रह है, ये एक बिंदु मात्र है। और ये बिंदु बनते कैसे हैं, इनको भी एक समझ लेते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सब सूर्य भी सहित सारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं, ये केवल हम मानते हैं ऐसा। वास्तविकता जो है वो ये है कि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है तो जिस पथ को वो अनुसरण करती है उसको रवि वृत्त कहते हैं। अब आपको पता ही है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो यह चंद्रमा जब चक्कर लगाते हुए वो जो रवि वृत्त है, जब दक्षिण से उत्तर आते हुए उस रवि वृत्त को काटता है तो वो बन जाता है राहु, और जब उत्तर से दक्षिण जाते हुए उस रवि वृत्त को काटता है तो वो बन जाता है केतु। तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत 180 डिग्री पे स्थित होते हैं। तो इन दोनों को हमेशा जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो इनको अलग होते हुए भी इनमें एक कोरिलेशन, एक रिश्ता बना रहता है। इनका रिश्ता वैसे ही है कि जैसे कि कोई, मान लीजिए कि कोई पेड़ है और पेड़ को आपने काट दिया, उसको जड़ से अलग कर दिया, उसको तना अलग हो गया और वो अलग हो गया। अब चूंकि वो पेड़ ऐसा है कि उसको अमरता का वरदान मिला हुआ है, तो नीचे वाले की बात ऊपर वाला नहीं समझ पा रहा है, ऊपर वाले की बात नीचे वाला नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जब हम इनमें कोरिलेशन स्थापित कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ जाते हैं और राहु और केतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे और हम सबसे पहले देखेंगे कि राहु को हम प्रथम भाव में रखेंगे। तो जब हम राहु को प्रथम भाव में रखेंगे तो केतु अपने आप ही 7th हाउस में चला जाएगा, और फिर इस क्रम को हम उलट देंगे, यानी कि केतु को प्रथम भाव में कर देंगे और राहु को 7th भाव में करके देखेंगे। तो मित्रों,
अब मान लीजिए कि राहु प्रथम भाव में स्थित है और केतु अपने आप पहुंच गया है 7वें भाव में। वो तो जाहिर सी बात है कि राहु के अपोजिट ही केतु रहता है। अब प्रथम भाव को हम तनु भाव कहते हैं। वो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा दिमाग है, हमारा सर है, हमारा सोचने विचारने की शक्ति है, हमारा जो भी हमारी जो पर्सनालिटी का मूलभूत आधार है वो प्रथम भाव ही है। तो जब राहु वहाँ पे बैठता है तो वो इंसान को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बनाता है। मित्रों, एक बात हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, जिससे पहले हम राहु का एक बात समझ लेते हैं कि राहु और केतु क्या हैं। तो राहु केतु क्या है? राहु और केतु अपने आप में इनका कोई कारकत्व नहीं है। कुछ कारकत्व हैं इनके, बेसिकली एक क्रूर ग्रह है। राहु एक क्रूर ग्रह है, केतु भी एक क्रूर ग्रह है। राहु शनि से मिलता जुलता है और केतु मंगल से मिलता जुलता है, परंतु फिर भी इनके कोई ऐसे शनि या मंगल की तरह से स्वतंत्र कारकत्व नहीं है। ये राहु एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है। जिस भाव में राहु बैठता है वो भाव कितना सबल या दुर्बल है उसी को राहु इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। अगर वो भाव प्रबल है तो राहु उसे अति प्रबल बना देता है, अगर वो भाव दुर्बल है तो राहु उसे और अधिक दुर्बल बना देता है। केतु इससे विपरीत है। केतु अति सर्वत्र वर्जयेत के फार्मूले को फॉलो करता है। तो अगर कोई भाव बहुत अधिक प्रबल है तो भी केतु उसे कंट्रोल में रखता है। यानी कि आप इसे यूं समझिए कि अगर केतु बैठा हुआ है और इंसान अगर चाहेगा कि इंसान के पास बहुत अधिक शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है, तो केतु उसे तानाशाह बनने से रोक लेगा। उस स्थिति में भी केतु उसे डाउन टू अर्थ रखेगा, उसको ज़मीन से जुड़ा हुआ रखेगा। इसी प्रकार अगर आप बहुत अधिक मुसीबत में फंस गए हैं और आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है तो केतु आपको डिप्रेशन में जाने से भी रोकता है। तो केतु इस फार्मूले को फॉलो करता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है राहु और केतु में है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प्रथम भाव में बैठा हुआ है अगर राहु, तो इंसान को क्या बना देता है? अति महत्वाकांक्षी बना देता है। इंसान की जो सोच है वो ऐसी हो जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि, और वो अपने आप को केंद्र में रख के सोचता है। वो ये और किसी की सत्ता को और किसी के बारे में सोचता भी नहीं। अब वो केवल अपने बारे में सोचता है। किसी से अगर चर्चा भी वो करेगा तो सिर्फ अपनी समस्या बताएगा, और सामने वाला अगर अपनी समस्या बताना शुरू कर देगा तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। उसको अपना दुख, अपना सुख, यही चीज़ें सिर्फ दिखाई देती हैं और उसी के चक्कर में वो पड़ा रहता है और वो किसी भी हद तक जाता है और अपने बारे में वो तरह तरह की भ्रांतियाँ ऊंचे लेवल की बना के रखता है। और अगर राहु जिस प्रथम भाव में बैठा हुआ है उस प्रथम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में है, तो जो उसके अंदर अति आत्मविश्वास है, जो उड़ान है, वो इनिशियल स्टेज में उसमें सफलता भी प्राप्त करता है, परंतु बाद में अगर वो जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो विफल हो जाता है। और यहाँ पे जड़ों से जुड़ा होने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि राहु को हमेशा केतु की तरफ देखना चाहिए। आमतौर पे इंसान जो है देखता नहीं है। अगर राहु प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो केतु कहाँ बैठा हुआ है? 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को जो राहु आपको प्रदान कर रहा है, जो आप अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, उसमें अगर आपको उसमें सफल होना है तो आपको ये पहले देखना है कि 7वें भाव में बैठ के केतु आपको क्या कह रहा है। तो 7वें भाव में जब केतु बैठा है तो वो आपको क्या कहता है उसे समझना चाहिए। और कैसे समझेंगे? पहले हम 7वें भाव के कारकत्व को समझते हैं। तो 7वां भाव क्या है? 7वां भाव है पब्लिक रिलेशन,
मित्रों, तीसरा, सातवां और 11वां भाव ये काम त्रिकोण है। तो काम का मतलब बहुत लोग ना वो सेक्स समझते हैं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में काम का मतलब होता है कामनाएं या इच्छाएं। जो भी इच्छाएं हम जीवन में करते हैं वो सारी, उन सबको हम काम कहते हैं। तो जो 7वां भाव है वो एक प्रबल काम त्रिकोण है। इसी और ये पब्लिक रिलेशन और जो भी हम जीवन में जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन सबको यही भाव रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी हम रिश्ते नाते बनाते हैं और जो भी हम लोगों से मिलते जुलते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उन सबको यही भाव रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस, ये भाव बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बिजनेस भी तो हम लोगों से ही करते हैं ना। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। जब केतु 7वें भाव में बैठता है तो वह ये चाहता है कि व्यक्ति जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उसकी, वो पहले उसको पूरा करे, वो पहले उसको कर ले, फिर उसके बाद आगे आने वाले जीवन को अपने अच्छा बनाए पहले। लेकिन कष्ट उठाकर जो उसको सामाजिक जिम्मेदारियां, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां जो मिली हुई हैं, वो पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करे। लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि जब प्रथम भाव में राहु बैठता है तो जातक को जब प्रारंभिक सफलताएं मिलती हैं तो थोड़े समय तक वो पारिवारिक या जो सामाजिक जिम्मेदारियां उसको भगवान ने दी हुई हैं उनको थोड़े समय तक निर्वहन करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर उसको ऐसा लगने लगता है जैसे भाई बहनों की, मान लीजिए छोटे भाई बहन छोटे हैं, उनकी जिम्मेदारियां मिल गई, कोई और कुछ ऐसे काम मिल गए, तो शुरू में वो करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरा पैसा इन लोगों के ऊपर तो बर्बाद हो रहा है। वो क्या करता है, उनको फिर उनके हाल पे छोड़ देता है। और अंतोगंतवा क्या होता है कि उसकी स्थिति खुद ही खराब हो जाती है और खुद वो अपने कभी कभी तो अपने भाई बहनों से भी नीचे दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु अगर केतु की स्थिति 7th हाउस में अच्छी है, कहने का मतलब केतु जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के स्वामी, और काल पुरुष की कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी होता है वो होता है शुक्र। अगर शुक्र की भी स्थिति अच्छी है और उसमें जो उस भाव का तात्कालिक स्वामित्व जिस ग्रह को है उसकी स्थिति अच्छी है, या फिर 7th हाउस पे शुभ ग्रह का प्रभाव है, तब कभी न कभी धक्के वक्के खा के जातक को यह समझ में आ जाता है कि मैंने ये गलती की, और वो फिर अपने आप को सामाजिक कार्यों से और जो अपनी गलतियों को ठीक करने का प्रयास करता है और वो राइज कर जाता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने अगर ग्रह नक्षत्र जो हमें बिठा दिए हैं हमारी कुंडली में हमारे पैदा होने के साथ ही, तो शुरुआत में ही जैसे ही हम अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो सबसे पहले हमें ये एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए ये कुंडली बनाई जाती है और यही इसका वैज्ञानिक आधार है। अदरवाइज़ तो फिर कुंडली देखने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। अगर हम मुसीबत में फंसते ही रहें तो कुंडली का क्या मतलब है। जब हम मुसीबत में फंसे तो कुंडली देखें और उसका उपचार ढूंढें, तो उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। और मित्रों, एक बात और भी है कि ये जो मृत्यु लोक है, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ करने के बाद भी दुखों से बचे रह जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो दुख तो आते ही आते हैं, लेकिन जब ग्रह नक्षत्र मजबूत रहते हैं तो हमें अंदर से दुखों का सामना करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और हम घबराते नहीं हैं। और उससे क्या होता है कि हम स्नेह हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, हम भगवान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा इसी हमारे ज्योतिष में जो बताया गया है, तो शुभ ग्रह और पाप ग्रहों में क्या अंतर है। शुभ, ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह केवल आपको सुखी सुख देते हैं, वो कष्ट नहीं देते। शुभ ग्रह भी कष्ट दे सकते हैं, लेकिन जो वो कष्ट देते हैं, जब आप उन कष्टों से निकलते हैं तो आप सोना बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे भगवान राम की कुंडली में और
राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में, दोनों लोगों की कुंडली में बृहस्पति उच्च का कर्क राशि में बैठा हुआ था, परम उच्च का था। लेकिन उन लोगों का जीवन अगर आप देखिए, दोनों लोग कितना उन्होंने कष्ट उठाया, लेकिन अंतोगत्वा उनको कितनी ख्याति मिली। आज तक हम लोग भगवान राम की पूजा करते चले आ रहे हैं, ये अंतर होता है। और पाप ग्रह अगर कष्ट देता है तो वो आपको अपमान की स्थिति तक लेके चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पाप ग्रह आपको कष्ट देगा लेकिन जब वो आएगा तो सुख होगा, वो बात नहीं है। तो जो कष्ट है या सुख है वो दोनों ग्रह देते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। तो इस बात को, इन बारीकियों को समझना ज्योतिष में बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो मित्रों, अब हम इस जो राहु और केतु की स्थिति है इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो अब हम केतु को लेके चलते हैं प्रथम भाव में और राहु को लेके चलते हैं 7th हाउस में। अब अगर राहु 7th हाउस में बैठ गया, जो पब्लिक रिलेशंस का भाव है, जो बिजनेस का भाव है, जो कॉन्ट्रैक्ट का भाव है, जो मैरिज वगैरह का भी भाव है, रिलेशंस का भाव है, तो अब राहु को क्या है, वहाँ पे राहु तो वैसे ही एक आप से डोर कटी पतंग है, अब उसको फ्री उड़ने का मौका मिल गया। तो वो दुनिया भर के रिलेशन बनाता है। वो ये भी परवाह नहीं करता कि मेरे जो रिलेशन बन रहे हैं वो अच्छे लोगों से बन रहे हैं कि बुरे लोगों से बन रहे हैं। वो आदमी कोई डॉन माफिया है या साधु सन्यासी है, वो सब से रिलेशन बनाता है। और उसकी एक और भी बात है, वो रिलेशन बनाए, एक किसी आदमी से कोई कमिटमेंट कर देगा, लेकिन अगर उसे लगेगा कि उससे बड़ा आदमी उसे मिल गया और उससे बेहतर वो उसका साथ दे सकता है, तो पहले वाले से कमिटमेंट तोड़ के दूसरे वाले से कमिटमेंट कर लेगा। मतलब राहु जो है वो क्रूर ग्रह है, तो उसका कोई ईमान धर्म विशेष वो फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से वो चलता है और वो बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से संबंध बनाता है, माफियाओं से भी संबंध बना लेता है बिना देखे सुने। शुरू में उसको इस वजह से फ़ायदा भी होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, यही जो उसने संबंध, गलत संबंध बनाए हैं, इसके कारण उसको नुकसान भी होता है, जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने में आती है। लेकिन अब पुनः वही बात कहना चाहूँगा कि अगर जो प्रथम भाव में केतु बैठा हुआ है उससे अपने आप को कोरिलेट करता है। केतु जो प्रथम भाव में बैठा हुआ है वो अब यहाँ पे क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि आप अच्छे लोगों से संबंध बनाइए, आप बुरी संगत में मत पड़िए, आप एथिक्स के साथ बिजनेस कीजिए। आप अगर राहु जैसे 7th हाउस में बैठा हुआ है तो अगर उसने मान लीजिए कि कोई अफेयर चल रहा है किसी का, कोई लड़की का उसने कमिटमेंट कर दिया, उससे खूबसूरत लड़की मिल गई तो फिर पहले वाली के छोड़ के उसके पीछे भागने लगेगा। केतु इन सब बातों से मना करता है। तो अगर इंसान ये बातें समझ लेता है और अपने आप पे अंकुश लगा लेता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है, तो केतु प्रथम भाव में बैठा हुआ केतु मजबूत हो जाता है। फिर वो जो डोर कटी हुई पतंग है वो अपनी पुरानी डोर से जुड़ जाती है, वो फिर डायरेक्ट होने लगती है केतु के द्वारा और फिर जो है वो बहुत अच्छी, बहुत शानदार ज़िंदगी फिर इंसान जीने लगता है। राहु केतु का अगर कनेक्शन इस तरीके से इंसान ने स्थापित कर लिया तो इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है। और ये कनेक्शन स्थापित हो जाता है अगर केतु भी स्ट्रांग हो, यानी कि जिस तरीके से अगर केतु भी जहाँ प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो प्रथम भाव का जो स्वामी है और जो प्रथम भाव का जो कारक है, वो दोनों, प्रथम भाव का जो काल पुरुष की कुंडली में जो स्वामी है वो है वहाँ पे मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में आती है, तो मंगल मजबूत है। और अगर मान लीजिए कि जो तात्कालिक रूप से जो वहाँ का स्वामित्व जिस ग्रह को प्राप्त है वो दोनों मजबूत है, या प्रथम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो केतु मजबूत होता है तो इंसान को कभी न कभी ये समझ आ जाती है, धक्के वक्के खा के आ जाती है। लेकिन ज्योतिष का काम धक्के खिला के अगर आदमी सोचता है, समझता है, तो ज्योतिष का फिर फ़ायदा नहीं है। ज्योतिष का फ़ायदा तो तब है जब बिना धक्के खाए आप पहले ही समझ जाइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मित्रों, ये चीज़ें
जो हैं वो ध्यान रखने वाली हैं। अब मित्रों, जिस तरीके से हमने राहु की विस्तृत चर्चा की, एक बार केतु की भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर केतु मान लीजिए कि प्रथम भाव में बैठता है तो केतु इंसान को डिसिप्लिन्ड बनाता है। केतु इंसान के दिमाग को बरगलाने नहीं देता, वो अपने हमेशा ज़मीन पे रखता है, वास्तविकता पे रखता है, उसको सत्यवादी बनाता है। तो ये सब जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो केतु प्रदान करता है, लेकिन शर्त ये है कि केतु को मजबूत स्थिति में होना चाहिए, नहीं तो इसमें थोड़ी कमी आ जाती है। इसी तरीके से केतु अगर 7th हाउस में बैठ जाता है तो केतु क्या करता है, लोगों से, अच्छे लोगों से रिलेशंस बनाता है, बुरे लोगों से रिलेशंस नहीं बनाता। बिजनेस बड़े एथिक्स के साथ करता है, रिश्तों में वफादारी रखता है, और साथ में ना चाहते हुए भी लोग केतु को अपना लीडर मान लेते हैं, और वो भी सामाजिक जिम्मेदारी समझ के लोगों का लीडर बनना पसंद करता है। और अगर 1st हाउस में बैठा हुआ राहु सपोर्टिव है तो फिर बहुत अच्छा लीडर भी बन सकता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत अच्छा किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन कंडीशन यही है मित्रों, राहु और केतु भले दोनों अलग हैं, लेकिन कुंडली को बहुत अच्छा बनने के लिए, जातक के जीवन को बहुत अच्छा बनने के लिए इन दोनों में कुछ तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझिए कि पजल के 2 हिस्से हैं जो अंतरिक्ष में कहीं खो गए हैं, और हमें उनको अपने दिमाग का, विवेक का प्रयोग करके उनको जोड़ देना है। अगर हम अपने जीवन में इनको जोड़ने में सक्सेसफुल हो गए तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा बन सकता है। ये काम इतना आसान नहीं है, परंतु कोशिश करने से संभव है। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए। मित्रों, मैं अपने इस कार्यक्रम सनातन सिंप्लीफाइड में अल्टरनेट एक वीडियो ज्योतिष संबंधी और एक वीडियो गीता से संबंधित लेके फ़िलहाल आ रहा हूं, तो आप इन दोनों वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।